हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि जैसे ही राजस्थान आवासन मंडल दैट इज राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगी, वैसे ही मैं उसके सारे डिटेल्स वगैरह आपसे मैं शेयर करूंगा। तो राजस्थान आवासन मंडल की अब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ गई है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट का नाम है कनिष्ठ लेखाकार दैट इज जूनियर अकाउंटेंट, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 50 है। और जहां तक एप्लीकेशन का सवाल है तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा किया जाएगा। जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है, तो अनरिज़र्व्ड कैटेगरी से अगर आप हो या फिर ओबीसी क्रीमी लेयर से अगर आप हो, तो फिर इस केस में आपके रुपीज़ 975 आपकी एप्लीकेशन फ़ी होगी। या फिर अगर नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हो, और या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो रुपीज़ 875 एप्लीकेशन मनी होगी। और अगर एस टी एस सी से बिलोंग करते हो या फिर अगर आप पीडब्ल्यूडी हो, तो इन दैट केस द एप्लीकेशन फी विल बी रुपीज़ 775। और साथ ही साथ इन्होंने एक और बात बता रखा है कि अगर आप कोई भी अदर कैटेगरी से, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर एनुअल इनकम अगर रुपीज 2.5 लाख से अगर कम है, इन दैट केस आपको रुपीज 775 ही पेमेंट करनी पड़ेगी इन पार विथ एस टी एस सी। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात बता रखा है कि राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति जनजाति, तो बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर राजस्थान के आपकी डोमिसाइल है और अगर आप वहाँ के अगर एस टी एस सी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यू एस हो, तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही एप्लीकेशन फी का बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्टेट के अगर आप एस टी एस सी ईडब्ल्यू एस या ओबीसी हो, इन दैट केस आपको जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा। और अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म अगर भरते हो, तो आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ही आप फॉर्म भरना। जहाँ तक टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का सवाल है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 50 है। और उसका बाइफर्केशन इन्होंने ऐसे दे रखा है कि जहाँ तक अनरिजर्व्ड कैटेगरी का सवाल है, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में टोटल 15 सीट्स है। और अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अगर फीमेल है तो उसके लिए 5 सीट्स रिजर्व्ड है। और विधवा यानी अगर डिवोर्स अगर केस है, तो उस केस में 2 सीट रिजर्व्ड है। और अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो, यानी अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, तो आपको टोटल 3 सीट रिजर्व्ड है। यानी अनरिजर्व्ड में टोटल सीट हो गई 25 सीट हो गई अनरिजर्व में टोटल। इस 25 सीट्स में 15 सीट्स तो ओपन है, 5 सीट रिजर्व्ड है फीमेल के लिए, जनरल फीमेल के लिए, 5 सीट रिजर्व है जनरल डिवोर्सी के लिए, और 5 सीट रिजर्व है जनरल कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक उसी प्रकार से अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, उसमें टोटल सीट जो ओपन है वो 5 है, और जो शेड्यूल कास्ट वीमेन के लिए रिजर्व्ड है वो 1 सीट है। और उसी प्रकार से अगर आप एसटी में अगर देखें शेड्यूल ट्राइब में, तो उसमें ओपन सीट जो है वो 4 है, और जो शेड्यूल ट्राइब फीमेल के लिए जो सीट रिजर्व्ड है वो 1 है। उसी प्रकार से अगर ओबीसी के अगर देखें, तो ओबीसी में ओपन ओबीसी सीट 5 है, और ओबीसी फीमेल के लिए सीट रिजर्व 2 है, और एक्स सर्विसमैन के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 सीट रिजर्व्ड है। उसी प्रकार से ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट अगर देखा जाए, तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लिए सीट इसमें 2 है। और ईडब्ल्यूएस के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए, जो ओपन सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए जिसमें मेल या फीमेल कोई भी फाइट कर सकती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, वो 3 है। और जो स्पेसिफिक रिजर्व है विमेन के लिए, उसमें वो टोटल नंबर ऑफ सीट 1 है। जहां तक पे स्केल का सवाल है, तो पे स्केल के लिए इन्होंने बता रखा है कि राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतनमान के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 10 वेतनमान होगा। परिवीक्षा काल में मासिक के नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। तो बेसिकली उन्होंने बता रखा है कि आपका जो लेवल 10 है, लेवल 10 आपका पे मैट्रिक्स 7 का, 7वें वेतन आयोग का, 7th पे कमीशन का, वो आपको पेएबल होगा। तो करेंट अभी बेसिक जो लेवल 10 पे चल रहा है, दैट इज रुपीज 56,100। तो ये आपको बेसिक पे आपको पेमेंट की जाएगी। हालांकि इन्होंने बोल रखा है कि ट्रेनिंग पीरियड में एज पर द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो आपको स्टाइपेंड होगा वो आपको पेबल होगा। और एक बार आपके ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएंगे, तो फिर आप 56,100 के बेसिक पे आप एब्जॉर्व हो जाओगे। और जहां तक रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो उन्होंने बोल रखा है कि द कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी
इन ऑफ द यूनिवर्सिटीज। तो अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपने अगर डिग्री कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। या फिर अगर आप इंटरमीडिएट पास ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हो, मतलब आप सीएमए इंटर हो, तो आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। या फिर अगर सीए इंटरमीडिएट आपने पास कर रखा है, तो आप एलिजिबल हो भरने के लिए। तो ये आपकी इन तीन में से कोई भी एक डिग्री अगर आपके पास है, तो फिर आप एलिजिबल हो इसे इसके फॉर्म भरने के लिए। यानी या तो आप ग्रेजुएट हो, या तो फिर आप सीए इंटर पास हो, या फिर आप सीएम इंटर पास हो। और साथ ही साथ इन्होंने और बता रखा है एंड, तो इन्होंने बोल रखा है कि इसके साथ में एटलीस्ट आपको कोई एक चीज आपके पास होनी चाहिए, आइदर ओ लेवल और हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्टेड बाय DOEACC NIELIT। तो अगर आपके पास ओ लेवल या हायर सर्टिफिकेशन है, तो वो आपके पास वो मैंडेटरी फील्ड है आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर वो नहीं है, तो अगर आपने कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइज्ड अंडर नेशनल स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT के तहत अगर आपने ये अगर कर रखा है, तो आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। अगर ये भी नहीं है, तो इसके साथ में अगर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम recognized university established by law in India or from an institution recognized by the government, आपने ये कर रखा है, तो आप एलिजिबल हो। और ये तो मान के चलिए कि आप सभी के पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA आप लोगों ने कर रखा ही होगा। तो अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपने DCA कर रखा है, जो कि सबसे ज़्यादा चांसेस है आपके पास होने की, तो भी आप एलिजिबल हो। अगर ये भी अगर नहीं है, तो अगर आपने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट आपने यहाँ से कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हो। और अगर ये भी अगर आपके पास नहीं है, तो फिर अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT कंडक्टेड बाय वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा अंडर द कंट्रोल ऑफ राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बेसिकली अगर आप राजस्थान के अगर हो और आपने RSCIT अगर आपने कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। और साथ ही साथ इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात जो बता रखा है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान। तो जो मेन चीज इन्होंने बता रखा है कि आपको हिंदी का आपके पास वर्किंग नॉलेज आपके पास होने चाहिए। तो हिंदी के आपके रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग तीनों के पास आपके वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास अगर वर्किंग नॉलेज अगर रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ हिंदी अगर है, तो ही आप इसके फॉर्म भरें। अगर आपको हिंदी में अगर आपके कमांड नहीं, अगर आपको हिंदी अगर नहीं आती है, तो फिर आप कृपया करके इसके फॉर्म को ना भरें। और जहाँ तक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि एक एग्जामिनेशन ली जाएगी वन सिंगल पेपर की। और जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि ये बेसिकली दो सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट है, और सेक्शन बी अकाउंट्स है। तो जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट में आपकी जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान एंड इट्स हिस्ट्री टेस्ट की जाएगी, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेज, मॉन्यूमेंट्स, हेरिटेज, ज्योग्राफी, ट्रेडिशंस, ETC ऑफ राजस्थान, ये सारी चेक की जाएगी। तो ये बेसिकली 30 क्वेश्चंस आएंगे 90 मार्क्स के, यानी 3 मार्क्स ईच के आएंगे। और इसके जो पार्ट बी है, वो एवरीडे साइंस, जनरल एप्टीट्यूड दैट इज हिस्ट्री, इनोवेशन, इंडियन एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, मैथ्स, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ETC। ये बेसिकली जो पार्ट बी है, पार्ट ए तो बेसिकली राजस्थान से रिलेटेड है, और पार्ट बी जो है वो जनरल रिलेटेड है। जैसे मैथ्स हो गई, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज हो गई, हिस्ट्री की हो गई, इंडियन हिस्ट्री की नॉलेज हो गई, साइंस की हो गई। तो इसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 90 मार्क्स के, यानी 3 मार्क्स ईच। और सेक्शन बी जो होगा वो हमारा टेक्निकल पार्ट होगा, अकाउंट्स का होगा। यहाँ पे टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टोटल मार्क्स 270 होगी। यहाँ पे भी 3 मार्क्स के ही आपके पर क्वेश्चन होंगे। और टोटल टाइम्स अलॉटेड आपको ये पूरे 90 और 90 प्लस 60, यानी 150 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। और टोटल मार्क्स आपको 3 आवर्स आपको अलॉट किया जाएगा। और टोटल मार्क्स आपके 270 प्लस 180 मार्क्स आपके हो जाएंगे, यानी 450 मार्क्स हो जाएंगे। जहां तक पासिंग क्राइटेरिया का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि 40% शैल बी पास मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना पड़ेगा इन एग्रीगेट, अगर आपको एग्जामिनेशन के लिए आपको अगर क्वालिफाई करना है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बता रखा है कि एक्सेप्ट मैथमेटिक्स एंड बेसिक कंप्यूटर, सीनियर सेकेंडरी लेवल विल बी द स्टैंडर्ड ऑफ सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में इन्होंने बता रखा है कि एक्सेप्ट मैथ्स, जो यहाँ पे मैथमेटिक्स है, और साथ ही साथ कंप्यूटर, इसमें आपके सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12 लेवल की जो आपके जो होती है आपकी स्टडीज वगैरह, वो पूछी जाएगी।
और जहाँ तक मैथमेटिक्स और कंप्यूटर का सवाल है तो उन्होंने बोल रखा है कि इसके लिए आपकी सेकेंडरी लेवल यानी क्लास 10 लेवल के आपकी मैथ्स और कंप्यूटर पूछा जाएगा। और इसके अलावा जो भी सेक्शन ए में बाकी चीज़ बता रखा है वो सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12 लेवल का पूछा जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने और बता रखा है कि क्वेश्चन जो होगी आपकी वो एमसीक्यू बेस्ड आएगी और मैक्सिमम मार्क्स या नेगेटिव मार्किंग इसके संदर्भ में इन्होंने बता रखा है कि टोटल क्वेश्चन आपकी 450 मार्क्स की होगी। 3 मार्क्स आपको पर क्वेश्चन करेक्ट की मिलेगी और नेगेटिव मार्क्स जो होगी आपकी 1 मार्क्स डिडक्ट कर ली जाएगी यानी 0.33 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप गलत करते हो तो आपकी 1 मार्क्स डिडक्ट कर ली जाएगी। और जहाँ तक ऑनलाइन एग्जामिनेशन के सिलेबस का सवाल है, तो उन्होंने सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का सिलेबस दे रखा है। तो एक बार आप काइंडली आप गो थ्रू हो जाए। सेक्शन ए के जो सिलेबस इन्होंने बेसिकली दे रखा है, उसका जो पार्ट ए है, वो बेसिकली जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रिलेटिंग टू राजस्थान। तो बेसिकली राजस्थान से रिलेटेड इसमें सारी नॉलेज वगैरह है। ये बहुत सारी बुक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो राजस्थान के नॉलेज वगैरह रखते हैं। तो उस बुक को परचेज करके आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हो। और जहाँ तक जो सेक्शन ए की जो पार्ट बी का सवाल है, वहां पे इन्होंने जनरल साइंस, जनरल एप्टीट्यूड, एग्जाम्पल हिस्ट्री, मैथ्स, इनोवेशन, इंडियन एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने सिलेबस बता रखा है, वो बेसिकली इंडियन कंटेक्स्ट में है। जैसे इंडियन हिस्ट्री हो गई या फिर मैथमेटिक्स हो गई या फिर रिसेंट इनोवेशन वगैरह कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह में आ रही है, उससे रिलेटेड हो गई या फिर इंटरनेशनल इवेंट्स वगैरह। तो ये एक जनरल हो गई, तो उसका सिलेबस इन्होंने बता रखा है। इसके अंदर जनरल साइंस है, करेंट अफेयर्स है, हिस्ट्री एंड कल्चर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह हो गई, मैथमेटिक्स हो गई। मैथमेटिक्स के भी इन्होंने सिलेबस तारीख इन्होंने बता रखा है। जैसे मैथमेटिक्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, वर्क एंड टाइम एवरेज, ये सब का इन्होंने एक इंडिकेटिव एक सिलेबस बता रखा है। वैसे ही कंप्यूटर का भी इन्होंने बता रखा है। और जहाँ तक सेक्शन बी का सवाल है टेक्निकल पार्ट का, जो हमारे अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, तो उसका उन्होंने सिलेबस बता रखा है। तो इसको आप काइंडली गो थ्रू हो जाए। जैसे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी हो गई, बिजनेस मेथड्स हो गई, इसमें ऑडिटिंग हो गए, इंडियन इकोनॉमिक्स हो गई, राजस्थान सर्विस रूल, ये आपको ऑनलाइन किताब मिल जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट है जीएफआर रूल्स के पार्ट 1 जो आप एप्लीकेबल है, तो इसके सारी चीज एज अमेंडेड ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। ये सिर्फ इस एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं बल्कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू के बहुत सारे एग्जामिनेशंस अगर आप लिखते हो, उसमें भी जीएफआर रूल्स आजकल बहुत पूछ रहे हैं, तो ये काफी रिलेवेंट है, आपको जरूर इसे देख के जानी चाहिए। और इसके साथ में जहाँ तक एज लिमिट का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि एज लिमिट जो है 18 ईयर्स से 40 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए कैंडिडेट की। हालांकि अगर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो उस केस में आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के फीमेल वगैरह हो, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उन्हें भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसी प्रकार से अगर पीडब्ल्यूडी हो, एसटी एससी हो, तो आपको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये लेकिन ये सारी एज रिलैक्सेशन उन्हें दिया जाएगा जिन्हें की जो कि परमानेंट डोमिसाइल ऑफ राजस्थान हो, तो उन्हें इन सारी चीज का दिया जाएगा। जहां तक पेंशन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि एनपीएस 2004 जो आया था, उसके हिसाब से नई पेंशन जो है उस हिसाब से आपको पेंशन का भी पेमेंट किया जाएगा। और जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी जमा करने की बात है, तो उन्होंने बोल रखा है कि 19 जुलाई 2023 से आपका लिंक ओपन हो जाएगा, जो कि 19 अगस्त 2023 तक इनेबल रहेगा। तो इस समय रात 12 बजे तक 19 अगस्त 2023 तक आप फॉर्म भी जमा कर सकते हो और साथ ही साथ फ़ी जमा कर सकते हो। इसके बाद आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक आपका डिसेबल कर दिया जाएगा। और जहाँ तक एग्जामिनेशन सेंटर का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि एग्जाम जो है वो सितंबर महीने में होगी और इसका जो भी आपका परीक्षा केंद्र एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा, वो आपको एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा। साथ ही साथ इससे रिलेटेड डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है वो आपके राजस्थान आवास मंडल की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको समय समय पे आपको भेज दी जाएगी, वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जहाँ तक एडमिट कार्ड का सवाल है, उन्होंने बता रखा है कि एडमिट कार्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल जो है, आपके रजिस्टर्ड ईमेल में आपको एडमिट कार्ड आपको दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी 50 है और इसमें अच्छा खासा हमारे डोमेन स्पेसिफिक अकाउंट्स रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। पे स्केल काफ़ी अच्छा है, 56,100 के बेसिक पे स्केल में इसमें आपको एंट्री दी जाएगी। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लें। एलिजिबिलिटी भी इसमें बहुत सिंपल सा है, या तो आप ग्रेजुएट होनी चाहिए या फिर सीए इंटर होनी चाहिए या फिर सीएमए इंटर होनी चाहिए। और साथ में कंप्यूटर के जो उन्होंने बता रखा है, वो कंप्यूटर की आपकी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप ये सारे आपके पास अगर क्वालिफिकेशंस हैं,
तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। फ्रेंड्स, बहुत जल्द मैं किसी दूसरी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के अपडेट्स लेके आऊँगा। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।